शायद नहीं पढ़ते, इसलिए हमको अलग अलग 4-4 विषय या 5-5 विषय लगता है। सर अभी इस फोन के पहले हम बात कर रहे थे कि सामाजिक विज्ञान किस प्रकार हमें जीवन कौशल विकसित करता है, तो उस बारे में मैं मैं ये केवल कहना चाहता था। असल में वो प्रश्न इतने अच्छे आते हैं कि अच्छा लगता है कि प्रश्नों का जवाब दिया जाए। जीवन कौशल एक ऐसी क्षमता है जो हमारे हर व्यक्ति में ऐसी क्षमता पैदा करता है ताकि वह अपनी सोच को, अपने ज्ञान को, अपने मनोवृत्ति को निर्णय लेने में बदल सके। जैसे हम कहें कि अभी सामाजिक विज्ञान के बारे में ही जो सूचनाएं, अभी जो दो सवाल आए उन लोगों के पास भी थी कि सामाजिक विज्ञान एक इंफीरियर अध्ययन का क्षेत्र है, साइंस पढ़ना ज्यादा बेहतर है। अब इसके बारे में यदि आपका यह निर्णय है तो यह निर्णय डॉक्टर महापात्रा ने बताया शायद ठीक नहीं है। ऐसा सोच के लिए क्या जरूरी है कि हमें क्रिटिकल थिंकिंग लाइफ स्किल्स का डेवलपमेंट हो, हमारी सोच आलोचनात्मक हो, हमारी सोच लोगों के कहे सुने बातों पर विश्वास करके निर्णय लेने की नहीं हो, हम खुद उस बारे में सोचें और बहुत ही आलोचनात्मक ढंग से सोचें। इसके लिए जरूरी है कि हम सूचनाएं सभी स्रोतों से प्राप्त करें, केवल एक स्रोत से नहीं। हमारे पिताजी, हमारे माँ, हमारे दादाजी, हमारे मामा जी या हमारे मित्र या हमारे शिक्षक ने बता दिया कि सामाजिक अध्ययन एक इंफीरियर साइंस है तो हम मान लें, ऐसी बात नहीं। ऐसा यदि मानेंगे तो इसका मतलब है लाइफ स्किल्स हमारे बारे में नहीं, हम में लाइफ स्किल्स शायद नहीं है या हम लाइफ स्किल्स का उपयोग नहीं कर रहे हैं। जीवन कौशल एक तरह से है जैसे क्रिटिकल थिंकिंग हो गया। उसी तरह से दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन कौशल है कम्युनिकेशन, संवाद करने की क्षमता। एक तो संवाद होता है कि एक तरफ से भाषण देते जाए, जैसा हम बहुत सारा देखते हैं, ऋषि मुनि टेलीविजन में भी आकर के अपना प्रवचन दे देते हैं और उनके प्रवचन को हम सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। लेकिन जितना प्रवचन के माध्यम से जो बातें उन मुनि ने कही हमसे, क्या उस पर हम व्यवहार करते हैं? ऐसा नहीं होता। शायद ही कोई ऐसी बात उनकी रहती है जो याद रहती है और कभी व्यवहार करते समय शायद उसको याद करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कम्युनिकेशन, जो संवाद हुआ, जो बातचीत हुई, वह बहुत प्रभावशाली नहीं हुई। प्रभावशाली बातचीत के लिए जरूरी है कि बोलने वाले और सुनने वाले के बीच में बहुत ही गहरा संबंध हो। बोलने वाले सुनने वालों की बात ज्यादा सुने और उनकी बातों पर विचार करें, उन पर गौर करें, उनके औचित्य अनौचित्य को समझें और तब फिर अपनी बात कहें। इसलिए यह एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। उसी तरह से कहते हैं निगोशिएशन स्किल, एक दूसरे के साथ व्यवहार को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से समझने के का जो सर मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक हमें कॉल आ रही है। जी हेलो। हाँ जी नमस्कार, ज्ञान दर्शन से। जी हाँ बताएं सर। मेरा एक प्रश्न था सर। आपका नाम क्या है? अपना नाम और आप कहाँ से हैं प्लीज बताएं। मैं नीरज बोल रहा हूँ। जी नीरज जी, आप अपना सवाल पूछें। जी अक्सर ये देखा गया कि शिक्षार्थियों को मानचित्र से संबंधित प्रश्न हल करने में दिक्कत होती है। जी जी, इसका क्या निदान हो सकता है सर? जी बिल्कुल। हाँ देखिए, ये मैं सोच रहा था ये सवाल आएगा, क्योंकि मानचित्र को हम उस तरीके से कभी पढ़ाया नहीं है। देखिए मानचित्र का जो होती है वो उसमें 2-3 चीज होती है। पहली चीज, देखिए इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इसको आपको प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा। लेकिन प्रैक्टिस करवाने के टाइम जो जो चीज को ध्यान में रखना है वो चीज मैं आपको बता सकता हूँ। मानचित्र में 3 चीज हम देखते हैं। पहले जो लोकेशन होती है उस लोकेशन में आपको प्लॉट करना होता है, और प्लॉट करने के टाइम उसको हमको विभिन्न तरीके से चिन्ह होती है। उस चिन्ह, क्योंकि एक कैपिटल को आप एक तरीके से दिखा सकते हैं, एक माउंटेन को, एक पर्वत को एक दूसरे चिन्ह में दिखाएंगे, एक माउंटेन रेंज जिसको पर्वत श्रृंखला कहते हैं उसको दूसरे अलग चिन्ह में दिखाएंगे, नदियों का अलग चिन्ह में से दिखाएंगे। सो कौन से चिन्ह है
उसको चिन्ह सही तरीके से वो दे, और उसको देने के बाद तीसरी होती है उसको इंडेक्स। जब एक मानचित्र पूरे, तभी जाके मानचित्र पूरे के कंप्लीट होती है। लेकिन हम मानचित्र को शायद बच्चों से इतना प्रैक्टिस नहीं करवाते हैं, या पढ़ाने के टाइम उसको इतने व्यवहार नहीं करते हैं, उसको खाली नॉलेज से हम पढ़ा देते हैं। मानचित्र को शायद हो सकता है क्लासरूम टीचिंग में हम बार बार सपोज यूज करें और बच्चों से उसको क्रियाकलाप के थ्रू में करवाया जाए, तब मानचित्र बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अदरवाइज मानचित्र उसके लिए बहुत सबसे बोरिंग होती है। ये ज्यादातर अक्सर हम देखते हैं कि सबसे, चाहे वो कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन हो, उसमें अक्सर स्टूडेंट्स मानचित्र को करते नहीं है। जो भी करते हैं वो ठीक तरीके से नहीं करते, या तो हम पढ़ाने के टाइम उसको ठीक तरीके से नहीं पढ़ा पाए, या उसको बार बार हम पढ़ाने के जो तरीके होती है उसमें यूज नहीं करते हैं, या उसका कोई स्कोप हम नहीं रखते हैं क्लासरूम में जब हम उसको यूज करते हैं या करना चाहिए वो हम नहीं करते हैं। शायद मुझे लगता है ये सारे की वजह से एक तरीके से मानचित्र देखते मैप फोबिया हो गया है बच्चों को, डर लगने लगा, जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको आप जोड़े नहीं है लाइफ के साथ, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम है मेरे को लगता है। सर इससे जुड़ी एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि अभी तो मानचित्र वो 10वीं की या सामाजिक विज्ञान पर वो कर रहे हैं, आगे इससे जुड़कर वो कहाँ किन किन क्षेत्रों में वो कैरियर के बारे में आगे उनको अवसर मिल सकते हैं? जैसे कि देखिए मानचित्र कला जो होती है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी एक तरीके से अपने आप में एक प्रोफेशन है। जैसे कि भारत सरकार भी हो और जो राज्य सरकार है उनमें बहुत सारे संस्थाएं हैं जहाँ पे कि कार्टोग्राफर एज ए प्रोफेशन उनका रिक्रूटमेंट होती है। जैसे मैं आपको कह सकता हूँ सेंसस है, जनगणना संस्था जो है भारत सरकार के, और वो सारे देश में का राजधानी में भी है और देश के विभिन्न राज्यों में भी है। उनका एक पूरे के पूरे सेक्शन होती है मैप सेक्शन, और वहाँ पे जो रिक्रूटमेंट होती है वो होते हैं ज्योग्राफर ही होते हैं, और उनमें जो स्किल मांगा जाता है उनमें कार्टोग्राफी मांगा जाता है। ये तो सिर्फ एक संस्था की एग्जांपल दिया मैंने। कार्टोग्राफर आप देखिए, सपोज आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे, बहुत सारे, आप शायद ध्यान से उसको नहीं देखे होंगे, बहुत सारे मैप्स आती है और मैप्स के नीचे कुछ नाम लिखा रहता है। जी हाँ। वो और कुछ नहीं है, दे आर प्रोफेशनल कार्टोग्राफर, जो कि उनका अपना संस्था है, और वो लोग न्यूज़पेपर के लिए सप्लाई करते हैं। कुछ लोग आजकल मीडिया के बहुत तरह तरीके के आ गया, टीवी को भी देते हैं। सो एज ए प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट कार्टोग्राफी वो भी एक प्रोफेशन आ चुका है। तीसरा चीज जो मैं पहले आपको शुरुआत से बताया था, जीआईएस जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम बताया था, या रिमोट सेंसिंग बताया था, या और एक एरिया जो आ गया है जिसको हम कहते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये तीनों मिलके आजकल हम उसको बहुत एक अलग नाम पे भी बोलते हैं, जियो टेक्नोलॉजी बोलते हैं, कोई जियो इन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी फील्ड इमर्ज करके आ रहा है, जिसमें कि कार्टोग्राफी इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट। वो कार्टोग्राफी के बाद साइंस को यूज करते हैं, बट कार्टोग्राफी उसका मेन कंपोनेंट होती है। साइंटिफिक वे में कैसे किया जाता है, उसमें कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को जोड़ दिया जाता है, लेकिन एज ए ज्योग्राफर, एज ए कार्टोग्राफर, ये भी एक अपने आप में बड़ा एरिया है। सर अभी इस बीच में फोन आ गया था, लेकिन हम अपनी जो चर्चा है वो आगे बढ़ाएं अब। जी, उसको जैसे अभी आपने देखा, ये सवाल ही जुड़ा हुआ है जीवन कौशल की आवश्यकता से। सर मैं आपको फिर रोकना चाहूंगा, एक शायद सामाजिक विज्ञान के बारे में लोगों को बहुत सारे सवाल हैं। हेलो। हाँ शिव कुमार जी, आप अपना सवाल बताएं। जी, मेरा एक सवाल है कि अक्सर ये देखा गया है जी कि जो बच्चे कक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं जी, उन्हें 10वीं या 11वीं में आर्ट्स लेने की सलाह दी जाती है जी, तो ऐसा क्यों होता है? जी बिल्कुल शिव कुमार जी। सर ये बहुत बड़ी समस्या है और शायद बहुत सारे बच्चे इसको फेस करते हैं। इस प्रोग्राम के शुरुआत से ही हम लोग इस पर बातचीत कर रहे हैं। वस्तुतः एक बहुत बड़ी गलतफहमी रही है हमारे पूरे, खास करके शिक्षा जगत में, क्योंकि समाज में जो बातें ये पहुंचती हैं वो शिक्षा जगत के माध्यम से ही पहुंचती हैं,
और यह बहुत बड़ा भ्रम रहा है कि सामाजिक विज्ञान या आर्ट्स, जिसको पहले आर्ट्स कहते थे, अब तो आर्ट